आज हमने शुरू करना है पॉलिटी का डीपीएसपी चल रहा था हमारा। डीपीएसपी का लेक्चर 3 क्या शुरू करना है? डीपीएसपी का लेक्चर 3। हमने क्या करा था? हमने इससे पहले क्या डिस्कस कर रखा था? हमने इससे पहले डिस्कस कर रखा था कि क्या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, क्या गांधीयन प्रिंसिपल्स है, क्या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, क्या न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ये सारी चीज़ों को हमने क्या कर रखा था? हमने इसकी प्रीवियस लेक्चर में इन चीज़ों को डिस्कस कर रखा था। आज हमने डिस्कस करना है कि क्या सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बिहाइंड के पीछे क्या सैंक्शंस है, क्या सोच करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाया गया होगा, क्यों इनको सैंक्शन किया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सर बी एन राव द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड दैट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इंडिविजुअल के राइट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। क्या क्या कैटेगरी है? पहला कैटेगरी है जस्टिसेबल एंड दूसरा कैटेगरी है नॉन जस्टिसेबल। पहला कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी है जस्टिसेबल, जो जस्टिस मिल सकता है, जहां से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जहां से वो है जस्टिसेबल। और दूसरा कैटेगरी है नॉन जस्टिसेबल, जहां पर हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। दैट मीन्स एक लिखा हुआ है चीजें और हम उसके जस्टिस के लिए क्या कर सकते हैं? जस्टिस के लिए हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में बांट दिया, क्या क्या? जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल में, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिसेबल इन नेचर आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सिक्वेंटली इसी तरीके से क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया कि जो जस्टिसेबल है, जो जस्टिसेबल जो क्या है, जो है जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसको इनकॉर्पोरेट कहाँ कर दिया? फंडामेंटल राइट्स को उसको किस में कर दिया? उसको पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेट कर दिया। और जो नॉन जस्टिसेबल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसको किस में दे दिया? उसको पार्ट 4 में इनकॉर्पोरेट कर दिया। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और पार्ट 4 हमने पढ़ा है। पार्ट 3 हमने क्या पढ़ा? पार्ट 3 हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल इन नेचर से, उसको पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेट कर दिया। और जो नॉन जस्टिसेबल है उसको किसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया? उसको पार्ट 4 में इनकॉर्पोरेट कर दिया। द स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन द टू आर समराइज। स्पेसिफिक डिफरेंस हम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर non-justiciable, the Constitution's Article 37 makes it clear that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टिव किया गया, ये डायरेक्ट दिया गया कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जिसमें दैट मीन्स अगर कोई भी कंट्री गवर्न होगा, दैट मीन्स हमारा देश अगर इंडिया गवर्न होगा, तो स्टेट को ये डायरेक्ट दिया गया, स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि आप क्या करो। इसका स्टेट का ड्यूटी बनता है कि जब भी आप लॉ बनाओ तो उसमें इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो। जब भी स्टेट कोई नियम बनाए उसमें क्या करे? इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। बिना इस प्रिंसिपल को अप्लाई किए हुए नियम्स नहीं बन सकते। ठीक है, जबकि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मीन्स इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर भी स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि आप क्या करो, आप इन चीजों को क्या करो, आप इन चीजों को अपने जब नियम बनाते हो तो उस टाइम पे इसको दिमाग में रखो, उस टाइम पे इसको अप्लाई करो। Thus, they impose a moral obligations on the state authorities for their applications, but the real force behind them is political, that is public opinion. इसलिए क्या इसको मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए क्या किया गया? स्टेट अथॉरिटी को दिया गया उसके एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन रियल फोर्स इसके पीछे क्या है? इसके पीछे पब्लिक ओपिनियन। मीन्स पब्लिक का क्या विचार है, लोगों का क्या विचार है, उसका ओपिनियन रियल फेस है, या फिर क्या करता है? रियल फोर्स इसके पीछे है, डीपीएसपी के पीछे। ठीक है, एज ऑब्जर्व बाय Aladi Krishna Swamy Iyer, no ministry responsible to the people can afford light-heartedly to ignore the provision in Part 4 of the Constitution. Means कोई भी मिनिस्ट्री है, अगर वो मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, कोई भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर वो क्या कर रहा है। मान लीजिए, देखिए हमने कोई नियम बना दिया, अब वो नियम पब्लिक के फेवर में है ही नहीं, हमने डीपीएसपी को दिमाग में रख के फेवर बनाया ही नहीं। तो अब नेक्स्ट टाइम जो वो मिनिस्टर जाएगा वोट लेने के लिए, वहां पर तो पब्लिक पूछेगी ना, तो आपने जो नियम बनाया क्यों बनाया? इसलिए कोई भी मिनिस्ट्री क्या करता है, इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता
कि हाँ इसको इसको इग्नोर कर दें, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर दें, डीपीएसपी को इग्नोर कर दें। कोई भी मिनिस्ट्री इस बात को जिम्मेदारी नहीं लेता कि हम इसको इग्नोर करके, क्योंकि बाद में तो इसको पब्लिक के पास ही जाना है, बाद में वोट के लिए तो पब्लिक के पास ही जाना है। आप अभी बिना दिमाग में रखे पार्ट 4 को बना दो नियम, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में तो आओगे, उस टाइम पे कहाँ जाओगे, ठीक है। इसीलिए similarly, Dr. B.R. Ambedkar said in the Constituent Assembly that a government which rests on popular votes can hardly ignore the directive principles while shaping its policy. मीन्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोल रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोल रहे थे कि कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो पॉपुलर वोट के थ्रू है, कोई भी गवर्नमेंट है, तो वो हार्डली उसको इग्नोर कर सकता है डीपीएसपी को। जब वो पॉलिसी बना रहा है, जब भी कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, तो वो क्या कर सकता है, वो हार्डली इग्नोर कर सकता है, इन चीजों को इग्नोर कर ही नहीं सकता। पॉलिसी बनाने के टाइम पे इन चीजों को इग्नोर कर ही नहीं सकता। अगर कोई गवर्नमेंट इग्नोर किया, वाइल इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर्स देम इट विल सर्टेनली हैव टू आंसर फॉर द बिफोर द इलेक्टेड एट द इलेक्शन टाइम। अगर किसी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन चीजों को इग्नोर किया, डीपीएसपी को इग्नोर किया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको स्पेशली जवाब देना पड़ेगा। जब वो वोट लेने जाएंगे उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, इनको स्पेशली जवाब देना पड़ेगा वोटर्स को कि हाँ हमने इस तरह से बनाया। या वोटर सवाल पूछेगा ना कि हाँ आपने अगर ये नियम बनाया, आपने अगर ये पॉलिसी बनाया, वो पॉलिसी हमारे फेवर में है ही नहीं। जब वो पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं है तो फिर आपने क्यों बनाया। मंत्री आएगा ना भाई वोट लेने जब आएगा तो उस टाइम में जनता पूछेगी ये सवाल। इसलिए हार्डली लोग क्या करते हैं, इसलिए हार्डली इन चीजों को लोग इग्नोर करते हैं, हार्डली इग्नोर करते हैं। मीन्स मेनली इसको क्या करते हैं, मेनली इसको दिमाग में रख करके चलते हैं कि हाँ चलो इसको दिमाग में रहना है, ये चीजें चलनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बिकॉज, देखिए हमारे दिमाग में ये सवाल आनी चाहिए कि चलो हमने फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल बना दिया, इन्फोर्सेबल बना दिया, लेकिन डीपीएसपी को जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया या नॉन इन्फोर्सेबल क्यों बनाया। अगर इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है, इसके पीछे का कारण है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे कंट्री आजाद हुई थी, उस टाइम पे क्या था, द कंट्री डिड नॉट पोसेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम। मीन्स उस टाइम में देश के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं था सफिशिएंट, ताकि क्या कर सके, इसको इम्पोज कर सके। अब मान लीजिए राइट टू एजुकेशन है, उस टाइम पे सरकार के पास पैसे थे ही नहीं जो कि राइट टू एजुकेशन को इम्पोज कर दे। राइट टू हेल्थ है, उस टाइम पे इतना अच्छा फैसिलिटी था ही नहीं, इतना अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था ही नहीं देश के पास कि वो क्या कर सके, वो इसको फाइनेंशियली स्टेबल कर दे। तो इस कारण से क्या किया, उस टाइम पे नॉन जस्टिसेबल बनाया गया कि हाँ आप अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, बाद में मिल जाएगा, तो आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा था। इस टाइम पे देश आजाद हुआ, उस टाइम पे देश के पास ना तो खाने की थी, ना तो फाइनेंशियली स्टेबल था, एक पार्टीशन का टेंशन अलग चल रहा था। दैट मीन्स बहुत सारे प्रेशर थे, बहुत सारे प्रेशर्स के बाद क्या हुआ है, बहुत सारे प्रेशर्स के बाद चीजें देश हमारे आजाद हुई। उसी प्रेशर्स में क्या करना था, उसी प्रेशर्स में डीपीएसपी को भी लागू करना था। अब डीपीएसपी को अगर हमने क्या करना, डीपीएसपी को अगर जस्टिसेबल लागू कर दिया तो दैट मीन्स उस टाइम में फाइनेंशियली कहाँ से आएगा पैसे, पैसे कहाँ से आएगा इन चीजों को इन्फोर्स करने के लिए। इसीलिए ये कारण है, पहला कारण ये है, इसको नॉन जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सेबल बनाया। दूसरा कारण क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। अगर मान लीजिए, अगर हमने उस टाइम पे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर दिया या उसको उस टाइम पे जस्टिसेबल दे दिया, यहाँ चलो डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल इन नेचर है, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे क्या चीजें चल रही थी, उस टाइम पे बहुत सारे डाइवर्सिटी थी। हमारे देश की डाइवर्सिटी अभी भी बहुत वास्ट है, अभी भी बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस था देश में। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते पहले डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करते पहले पहले सरकार ने क्या सोचा, सरकार ने तो यही सोचा ना कि हाँ चलो चीज़ें क्या हो, चीज़ें धीरे धीरे इक्वल स्टेज पे आए। डीपीएसपी का क्या मतलब है, मेनली हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा है, डीपीएसपी का मतलब यही है कि जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको एक बराबर लाना है, उसको इक्वल करना है। इनइक्वालिटीज नहीं होना चाहिए सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल राइट्स तो हमें मिल गया फंडामेंटल राइट्स से, लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या कर दिया, इसलिए इसको उस टाइम पे नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल बनाया डीपीएसपी को। द न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट विथ इट्स मेनी preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place and the mode of fulfilling them.
अगर मान लीजिए, अगर हम उस टाइम पे क्या करते, अगर हम मान लीजिए, अगर उस टाइम पे हमने क्या करना था, अगर उस टाइम पे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर दिया, जब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उस टाइम में देश हमारा क्या होता, बर्डन के थ्रू नीचे चला जाता। हम क्या क्या पूरा करते, हमारे देश में लोग क्या क्या पूरा करते। उस टाइम पे ऐसी स्थिति थी कि हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा, हमें गेहूं दूसरे देश से मंगाना पड़ा, तो उसमें भी गंदा गेहूं। मीन्स उस टाइम पे ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमारे पास खाने को चीजें नहीं थी, तो हम डीपीएसपी को कहाँ से इंप्लीमेंट करते, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते। इसलिए राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट जगह देख करके क्या कर दिया जाएगा, इसको बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो इंप्लीमेंट धीरे 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 चीजें हो रही है, धीरे धीरे इनके पीछे काम हो रही है। आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डीपीएसपी के पीछे काम हुआ है, क्या क्या पॉलिसी बना है डीपीएसपी को लेकर के, डीपीएसपी को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी अगर नॉन इन्फोर्सेबल है या नॉन जस्टिसेबल है तो उसको कुछ भी नहीं किया गया है, वैसे के वैसे रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर काम किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देयरफॉर टेकिंग ए प्रैग्मेटिक व्यू रिफ्रेम्ड फ्रॉम गिविंग टीथ टू दिस प्रिंसिपल्स। इसलिए इसको क्या किया, इसको रिफ्रेंड करके क्या कर दिया, इसको एक कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर दे दिया कि हाँ चलो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इन चीजों को दिमाग में रख करके क्या करना है, पॉलिसी बनाना। इसमें कौन सी गलत बात बोला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने, है ना। तो अब उसके बाद की बात आते हैं, हम लोग एक बार इसका एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या डिफरेंस है। तो फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पहला डिफरेंस है, दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम ड्यूरिंग सर्टेन थिंग्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, नेगेटिव इन नेचर है। क्या करता है वो स्टेट को कुछ काम करने में क्या करता है, एक रेस्ट्रिक्शन डालता है। लेकिन डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी ये पॉजिटिव इन नेचर है, उसके पास क्या है, वो स्टेट को किसी भी काम करने में कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालता, वो स्टेट को कुछ भी काम करने में कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालता। ठीक है। दूसरा, दीज आर जस्टिसेबल दैट इज दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये जस्टिसेबल इन नेचर है, वो लीगली क्या है, लीगली हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस पे। लेकिन दीज आर नॉन जस्टिसेबल दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशंस। ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मीन्स हम इसके अगर वायलेशन हो भी गया तो हम इसके वायलेशन से कोर्ट नहीं जा सकते, हम इसके वायलेशन से कोर्ट नहीं जा सकते। दे एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इन्होंने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स ने क्या सोचा, फंडामेंटल राइट्स का क्या एम था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा हमने फंडामेंटल राइट्स में। तो कहने का मतलब है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स की, हमारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। लेकिन जहां तक बात है डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी ने क्या सोचा, दे एम एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डीपीएसपी ने क्या सोचा कि हमारे पास क्या करना है, हमारे पास करना है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना है। ठीक है, ये तीन डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस है, ये है लीगल सैंक्शंस। फंडामेंटल राइट्स को लीगली सैंक्शंस किया जा सकता है, लेकिन जो डीपीएसपी है उसको मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस, इसके पास क्या है, डीपीएसपी के पास क्या है, ये मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है। ठीक है। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। मीन्स कहने का मतलब है जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, वो क्या करता है, वो करता है हमारे पास, वो वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स मीन्स बेसिक एक सिंगल इंडिविजुअल्स का क्या करता है, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, सिंगल इंडिविजुअल्स के लिवलीहुड को बढ़ाता है। फंडामेंटल राइट्स वो सिंगल इंडिविजुअल को क्या करता है, राइट्स देता है, या सिंगल इंडिविजुअल को राइट्स देता है, अधिकार देता है। लेकिन जहां तक बात है हमारे पास डीपीएसपी की, वो किसके ऊपर बात करता है, वो सोसिटेरियन के ऊपर बात करता है और सोशलिस्टिक के ऊपर बात करता है। वो समाज को लेकर के चलता है, वो किसी एक चीजों को लेकर के नहीं चलता, वो किसी इंडिविजुअल को लेकर के नहीं चलता डीपीएसपी, वो पूरे के पूरे समाज को लेकर के चलता है। ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। मीन्स फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड है। फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें कोई क्या चाहिए, हमें कोई क्या चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेजिस्लेशन नहीं चाहिए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि हाँ कोई कानून बनाए उसके थ्रू इंप्लीमेंट करे, ऐसा कुछ नहीं है फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन जहां तक डीपीएसपी की बात है, डीपीएसपी को अगर इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कानून होना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कानून होना चाहिए। दैट मीन्स दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। उसके पास क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए।
डीपीएसपी के पास क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड नहीं होगा डीपीएसपी। सातवां क्या है, सातवां डिफरेंस क्या है, द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कोर्ट क्या है, कोर्ट बाउंड है फंडामेंटल राइट्स में कि किसी भी चीजों को वो क्या कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड प्रूव कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। जुडिशरी क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड क्या कर सकता है, इनको दे सकता है, करार दे सकता है फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन जहां तक बात है डीपीएसपी का, तो वो क्या कर सकता है, द कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। मीन्स किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इनवैलिड है, ठीक है। However, they can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to the directive. That means कहने का मतलब है, इसलिए क्या बोला, देखिए इसलिए इसको क्या बोला गया है, they can uphold the validity of law on the ground that it was enacted to give effect to a directive. Means इसलिए बोला गया है कि ये क्या करे, ये इस बात का वैलिडिटी को अपहोल्ड करे कि जैसे ही ये ग्राउंड पे आए तो वो इफेक्ट हो, जैसे ये ग्राउंड पे आए, जैसे ही ये ओवरऑल ग्राउंड पे आए तो फिर चीजें उसके इफेक्ट में आए, ठीक है। हमने क्या देखा था यहाँ, हमने देखा था दे बिलीव्ड मोर इन एन, ये जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये दे बिलीव्ड मोर इन एन अक्वेंट पब्लिक ओपिनियन रेदर देन इन कोर्ट प्रोसीजर्स एज द अल्टीमेट सेंक्शंस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। मींस कहने का मतलब है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या करता है, मेनली किसके ऊपर बेस्ड है, ये पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, ना कि कोर्ट प्रोसीजर्स के ऊपर बेस्ड है। जो डीपीएसपी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है आपका पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, ना कि हमारे मींस ना कि हमारे कोर्ट के प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है। ये बातें हमने कर ली कि जो किस तरीके से सैंक्शंस हुआ डीपीएसपी। अब है कि कुछ डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म हुआ, मींस कुछ नहीं, ओवरऑल डीपीएसपी का क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। अब क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ, सबसे पहले क्रिटिसिज्म हुआ नो लीगल फोर्स। Means directive principles of state policy have been criticized by some members of the Constituent Assembly as well as other constitutional and political experts on the following grounds. कुछ ग्राउंड पे क्या करा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर है उन्होंने भी क्रिटिसाइज करा, और कुछ ग्राउंड पे क्या करा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं है, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी क्या करा, इनको क्रिटिसाइज करा। क्या क्या क्रिटिसाइज करा, पहला क्रिटिसिज्म है नो लीगल फोर्स। नो लीगल फोर्स का मतलब है कि नॉन जस्टिसेबल है। ये क्या है, ये सबसे पहली बात है कि ये क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल है, तो इसके पास कोई लीगलिटी नहीं है, डीपीएसपी के पास कोई लीगलिटी नहीं है। द डायरेक्टिव्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली बिकॉज ऑफ देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर के कारण इसको क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया। व्हाइल केटी शाह डब्ड देम एज ए पायस superfluous and compared them with a check on bank payable only when the resources of the bank permit. Means केटी शाह ने क्या बोला, केटी शाह ने बोला कि ये प्योर अननेसेसरी है, मीन्स पायस सुपरफ्लैटस मीन्स अननेसेसरी, मीन्स ये प्योर अननेसेसरी है। प्योर अननेसेसरी इस तरीके से है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बात को इस तरह से कंपेयर किया कि जो बैंक में चेक है वो तभी पेएबल होगा जबकि बैंक के पास परमिट होगा या रिसोर्सेस होगा उस चेक को परमिट करने का। फिर क्या फायदा, मीन्स अगर आपके पास परमिट है तो वो तो कोई भी बैंक क्या कर सकता है, उस चेक को परमिट कर दे सकता है। आपको स्पेसिफिक फिर थोड़े हुए, आपके पास अगर आपके बैंक में अगर हम जा रहे हैं चेक लेकर के और आपके पास परमिट है तो आप कर रहे हो, और आपके पास अगर तब तो वो चीजें हम फिर किसी और बैंक में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इस बात को, ये अननेसेसरी वाली बातों को केटी शाह ने इस बातों से क्या किया, इनको कंपेयर किया। उसके बाद नसरुद्दीन कंटेंडेड that these principles are no better than the New Year's resolutions which are broken on the 2nd of the January. मीन्स इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया, किसके द्वारा, नसरुद्दीन ने क्या कंटेंट किया, नसरुद्दीन ने कंटेंट किया ये उस तरीके के है जो हमने 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेते हैं कि हाँ हमें इस जनवरी में इस साल में ये करना है वो करना है, और वो रेजोल्यूशन 2 जनवरी को ही टूट जाता है, वो रेजोल्यूशन हमारा 2 जनवरी को ही टूट जाता है। तो ये इस तरीके से है डीपीएसपी। Even as T.T. Krishnamachari described the directive as a veritable dustbin of sentiments. Means ये क्या करा इन्होंने,
ए वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट मीन्स एक रियल हो गया, वेरिटेबल मीन्स रियल हो गया। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एक डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स है ये। टीटी कृष्णमाचारी ने क्या एक्सप्लेन किया, कि क्या क्रिटिसाइज करा इनको, ये क्या है, ये वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स है, ये सेंटिमेंट का डस्टबिन है। केसी वेयर कॉल्ड देम एज ए मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। केसी वेयर ने क्या इनको कॉल किया, देम एज ए मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस, एम्स एंड एस्पिरेशंस का मैनिफेस्टो। सर आइवर जेनिंग्स थॉट दे आर ओनली एज पायनियर्स एस्पिरेशन। ये सिर्फ ये इन्होंने क्या सोचा, सर आइवर जेनिंग्स ने क्या सोचा, दे आर ओनली एज पायनियर्स एस्पिरेशन, ये सिर्फ प्योर एस्पिरेशन है, ये सिर्फ प्योर एस्पिरेशन है। ठीक है, ये बात होगी पहली क्रिटिसाइज। दूसरा क्रिटिसाइज क्या, इलॉजिकली अरेंज्ड। क्या क्रिटिसाइज किया, इलॉजिकली अरेंज्ड मीन्स critics opinion that directives are not arranged in a logical manner based on a consistent philosophy। कंसिस्टेंट फिलोसफी के बेस्ड पे इसके पास कोई लॉजिकल मैनर, इसके पास कोई लॉजिकल मैनर नहीं है। मीन्स डीपीएसपी के पास क्या है, डीपीएसपी के पास कोई लॉजिकली मैनर नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन श्रीनिवासन द डायरेक्टिव्स आर नाइदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉट लॉजिकली अरेंज्ड। मीन्स एन निवासन के अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्टिव्स है ना तो वो लॉजिकली क्लासिफाई किया गया है, प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया है, ना लॉजिकली अरेंज किया गया है, कोई लॉजिक नहीं है। द डिक्लेरेशन मिक्सेस अप रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इशू विद द मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस। डिक्लेरेशन ने क्या मिक्स किया, जो डीपीएसपी है उसके में क्या मिक्स किया, कि ये अनइम्पॉर्टेंट इशू को मिक्स किया, जैसे मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस, जो मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चंस है उसको मिक्स कर दिया। क्रिटिक्स ऐसे बोल रहे हैं कि क्या करा, जो सोशल और इकोनॉमिक क्वेश्चंस है उसको मिक्स कर दिया। उसके बाद इट कंबाइंस रेदर इनकॉन्ग्रुएंसी द मॉडर्न विथ द ओल्ड एंड प्रोविजन सजेस्टेड बाय द रीजन एंड साइंस विथ प्रोविजन बेस्ड प्योरली ऑन द सेंटिमेंट्स प्रिजाइज्ड। मींस कहने का मतलब है इन्होंने क्या कंबाइन किया कि जो मॉडर्न और ओल्ड को एक साथ प्रोविजन डाल दिया, और जो साइंस है और जो रीजन है उसके प्रोविजन को बेस्ड प्योरली ऑन सेंटिमेंट्स एंड प्रिजाइड्स, और उसके रीजन्स को क्या कर दिया, सेंटिमेंट्स और प्रिजाइड्स के ऊपर बेस्ड कर दिया, सेंटिमेंट्स एंड प्रीजुडाइज के ऊपर बेस्ड कर दिया। मीन्स ओल्ड और न्यू को मिक्स कर दिया, और जो साइंस और उसके रीजन्स है, साइंस और उसके रीजन्स है उसको क्या कर दिया, उसको एक साथ क्या कर दिया, सजेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सर आइवर जेनिंग्स टू पॉइंटेड आउट दैट दीज प्रिंसिपल्स हैव नो कंसिस्टेंट फिलोसफी। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला कि इस प्रिंसिपल्स के पास कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है, कुछ भी कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है। ठीक है, दो तरीके से ये क्रिटिसिज्म हो गए। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या था, तीसरा क्रिटिसिज्म था कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कहने का मतलब है, कंजर्वेटिव कहने का अकॉर्डिंग टू द सर आइवर जेनिंग्स द डायरेक्टिव आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लैंड। जो डायरेक्टिव्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है आपका 19th सेंचुरी के ऊपर बेस्ड है। जो ब्रिटिश इंडिया था या जो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड था उसके ऊपर इसका फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी बेस्ड है डीपीएसपी का। He remarked, the ghost of Sydney waves and Batrika waves stalk through the pages of the text. Part 4 of the Constitution express Fabian socialism without the socialism. मीन्स इन्होंने इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया कि जो पार्ट फोर को जो देखा गया, पार्ट 4 को इस तरीके से देखा गया कि जो आपका कहने का मतलब है सिडनी वेव और बैट्रिक वेव, ये दोनों क्या थे, सिडनी वेव और बैट्रिक वेव ये क्या थे, मीन्स एक सोसाइटी में जुड़े हुए थे। एक फेवियन सोसाइटी है, वो 1984 या 1884 आई थिंक, इसी बीच में क्या हुआ था, फेवियन सोसाइटी बना था, वहां से फेवियन सोशलिज्म आया था, और वहीं से इसको जोड़ा गया है, मार्क्सिज्म का, कार्ल मार्क्स का, ये सारी चीज़ों को वहीं से जोड़ा गया। तो कहने का मतलब है ये जो डीपीएसपी है, क्रिटिसिज्म इस तरीके से है कि ये जो डीपीएसपी है ये क्या कर रहा है, ये जो फेवियन सोशलिज्म है उसके तरह भी नहीं है, उसके तरह भी ये डीपीएसपी नहीं है। He opined that the directives are deemed to be suitable in India in the middle of the 20th century। उन्होंने ये डीम किया डायरेक्टिव कब सुटेबल होगा इंडिया में, डायरेक्टिव सुटेबल होगा आपका 20th सेंचुरी में, सुटेबल इन इंडिया इन द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी के मिडिल में ऐसा ये सुटेबल हो सकता है। आपने जो डीपीएसपी अभी बनाया 1947 में बनाया है, वो 1950 में बनाया है, वो डीपीएसपी मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में वो क्या हो सकता है, इन्फोर्सेबल हो सकता है या फिर सुटेबल हो सकता है। ठीक है,
द क्वेश्चन वेदर दे आर सुटेबल फॉर द 21st सेंचुरी कैन नॉट बी आंसर्ड। मीन्स जो भी चीजें 21st सेंचुरी में क्या हुआ है, सुटेबल है, उसके लिए आंसर कुछ भी नहीं है। द क्वेश्चन वेदर दे आर सुटेबल फॉर द 21st सेंचुरी कैन नॉट बी आंसर्ड बट इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट दे विल बी इंटायरली आउटमोडेड। मीन्स ये क्वाइटली ये बिल्कुल प्रोबेबल है कि जो भी चीजें हैं वो क्या हो सकता है, इंटायरली आउटमोडेड हो सकता है। चौथा क्या था? चौथा था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ? किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका, के संतानम हैज पॉइंटेड आउट दैट द डायरेक्टिव्स लीड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो डीपीएसपी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है। कैसे दे सकता है? बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मीन्स सेंटर कुछ चीजें ला रहा है, स्टेट में किसी और का गवर्नमेंट है, सेंटर में किसी और का गवर्नमेंट है। डीपीएसपी सेंटर क्या करना चाहता है, इस चीज को अप्लाई करना चाहता है, लेकिन जो स्टेट में गवर्नमेंट है वो उन चीजों को अप्लाई नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर।